नमस्कार, मैं आफाक सर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भारत पे कैसा पड़ा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में आर्थिक प्रभाव किस तरह से पड़ा, किसानों की स्थिति क्या थी, इन सब चीजों पर हम लोग 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसानों की दरिद्रता का अर्थ है गरीबी। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे क्या हो गए, गरीब होते चले गए और ये अंदरूनी लड़ाइयों से अब मुक्त थे। अब उनकी आर्थिक हालत काफी खराब हो गई और लगातार गरीबी में धंसते चले गए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ब्रिटिश शासन में किसानों की स्थिति जो है दरिद्रता की हो गई। बस 2 वर्ड याद रखना है यहां पर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ में ही यथासंभव अधिकतम भू राजस्व लगने से क्या हो गया, या उगाहने के लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार है, जो अंग्रेज अफसर का नाम आपको पहले से पता होगा। एक है क्लाइव और एक है वॉरेन हेस्टिंग्स। दोनों को 2 बार ध्यान रखेंगे यहां पर। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के नीति के कारण क्या हुआ कि यहां पर काफी विध्वंस हुआ और बाद में कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है, उसमें केवल वंचर ही रहते हैं। यानी वो लैंड रेवेन्यू का मैक्सिमम उगाही करना चाहता है। बाद में भी कई सुधार यहां पर नहीं हुई। देखिए, एक सबसे बड़ा याद रखना है कि ब्रिटिश काल में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स को तो इंट्रोड्यूस किया गया, मगर उसके लिए कोई एग्रीकल्चर इनपुट्स में कोई ऐसा डेवलपमेंट का वर्क नहीं किया गया जिससे भारत के किसान का जो आर्थिक स्थिति दरिद्रता वाली थी, गरीबी थी, वो दूर हो सके। इसीलिए संदर्भ में स्थायी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त वाले जो जमींदार क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत क्या थी, दयनीय बनी हुई थी, निम्नतर बनी हुई थी और उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। चूंकि यहां पर जमींदारों को दे दिया गया अधिकार कि आप टैक्स वसूलिए और एक सर्टेन टैक्स हमको अंग्रेजों को चाहिए। तो ये इस कारण से जमींदार भी एक तो शोषण कर रहे हैं, दूसरा ब्रिटेन का तो इनडायरेक्ट शोषण उस पर चल ही रहा है। तो इस प्रकार से दोहरी शोषणकारी नीति थी इस काल में। इसके अलावा लगानों की असहनीय सीमाओं तक बढ़ा दिया गया, यानी लगान की दर को निरंतर भू राजस्व की दर जो थी वो काफी बढ़ा दी जा रही थी। यानी जो इस प्रकार के कर थे अबाब देना या बेगारी करने के लिए मजबूर किया। यानी इस प्रकार से या तो टैक्स पे करें या बेगारी करने के लिए वो मजबूर थे और इसी कारण से जो अंग्रेज थे, ऑफिसर थे या जमींदार थे, किसानों का निरंतर जो है वो क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। अब आते हैं इसका संदर्भ कि इस समय क्या क्या पॉलिसीज लाई गई। तो आपको जैसा कि पता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी। महल कहते हैं गांव को, यानी गांव से एक सामूहिक तौर पर वसूला जाता था। रैयतवाड़ी कहने का मतलब है कि किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है। यानी 2 पॉइंट याद रखेंगे, रैयत मतलब होता है किसान, किसानों से डायरेक्ट टैक्स, और महल का मतलब होता है गांव, गांव को सामूहिक तौर पर क्या किया जाता था, उससे टैक्स वसूली किया जाता था। वहां सरकार ने क्या कर दिया, जमींदारों का स्थान लिया और अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया। यानी सरकार इन क्षेत्रों पे क्या कर दिया, अत्यधिक लैंड रेवेन्यू को वहां पर आरोपित कर दिया और ज्यादा से ज्यादा वहां पर टैक्स वसूली किया। शुरू में भू राजस्व उत्पाद का 1/3 से लेकर आधा तक होता था, यानी शुरुआत में इसका जो दर होता था लगभग 1/3 होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी में दरिद्रता की वृद्धि और कृषि की अवनति का मुख्य कारणों में से एक था। इसका मतलब यह हुआ कि लैंड रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर की भी डिक्लाइन हो रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर कि कृषि की अवनति के साथ साथ यहां पर दरिद्रता भी देखने को मिलता है, यानी गरीबी देखने को मिलता है। अब आते हैं, अनेक समसामयिक लेखकों और अधिकारियों ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है, जैसे बिशप हेबर ने 1826 में लिखा है कि स्टेटमेंट है, ध्यान रख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ना तो देसी और ना ही यूरोपीय कृषक काराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकता है। जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले लेती है। हिंदुस्तान, उत्तर भारत में मैंने ये शाही अफसरों में ये आम भावना पाई कि देसी राज्यों की प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों के किसान कुल मिलाकर बदतर, गरीब, पस्त हिम्मत है। और यहां मद्रास में जहां जमीन आमतौर पर से कम उपजाऊ है, विषमता और स्पष्ट है। यह तथ्य है कि कोई भी देसी राजा हमारे जितना लगान नहीं मांगता है। कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि किसानों की स्थिति काफी दयनीय है, उनकी स्थिति काफी कमजोर है। इवन कि मद्रास में जहां जमीन आमतौर पर कम उपजाऊ है, वहां पर तो जो विषमता है, गरीबी अमीरी का, वो काफी स्पष्ट देखने को मिलती है। और वहां पर जो है किसानों की काफी हद तक समस्या देखने को मिलता है, यानी किसान काफी वहां पर दरिद्र हो गए हैं, गरीब हो गए हैं।
यद्यपि भू राजस्व की रकम प्रतिवर्ष बढ़ती गई, 1857-58 में एक आंकड़ा दिया गया है 15.3 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर लगभग 36-37 में 35.8 करोड़ रुपए हो गए। इससे क्या हुआ कि कीमत और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में खास तौर से 20वीं सदी में भू राजस्व की प्रवृत्ति घटने की थी। तो ये सब समस्या क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? अंग्रेजों की खराब पॉलिसी, भारतीयों के लिए नकारात्मक पॉलिसी, यानी औपनिवेशिक शासन का चरित्र होता है भारतीयों का शोषण करना, उससे ज्यादा लाभ कमाना। अब आते हैं भू राजस्व में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अतिशय राजस्व वसूल करने के विनाशकारी परिणाम स्पष्ट हो गए थे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि भू राजस्व ज्यादा जहां वसूला जा रहा था वहां पे कई तरह के रिवोल्ट भी देखे गए। कृषि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि बाद के वर्षों में किसानों का अपेक्षाकृत कम भू राजस्व भी कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में उच्च भू राजस्व के समान ही भारी सिद्ध हो रहा था। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है उस पर, जिसके कारण अब कम अगर राजस्व भी दिया जा रहा है तो वो भी किसानों को दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये एक समस्या खड़ा किए बता। हालांकि 20वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट लगभग हो चुकी थी। भूस्वामी, सूदखोर, सौदागरों का सुदूर गांव तक प्रवेश हो चुका था, यानी बाहरी लोगों का प्रवेश हो गया। जैसा कि हम लोग ट्राइब्स में भी देखते हैं, उनसे भी टैक्स वसूला गया, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया। संथाल में कृषक जनजाति जैसे हैं, उनसे भी अधिकतम टैक्स वसूले करने किया है। वहां पर तो लगभग 50 से 500 गुना तक जो है टैक्स को बढ़ाया गया। इन सब कारणों से भारत के लोग निरंतर गरीब होते चले गए। यानी कहने का मतलब अंग्रेजों के काल में उच्च भू राजस्व निर्धारण इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ कि उसके बदले किसानों को कोई उसका आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला। यानी अगर टैक्स अधिक देते हैं तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कम से कम लाना चाहिए था, एग्रीकल्चर में बदलाव लाना चाहिए था, मगर ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कृषि सुधार पर सरकार ने अत्यधिक कम खर्चा किया था, यानी इनका खर्चा बड़ा सीमित था, यानी कृषि सुधार पे ना के बराबर उन्होंने खर्चा किया। अब आते हैं, लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी भारत से जो एग्रीकल्चर से उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है, उस रेवेन्यू से वो प्रशासन में जो खर्चा होता है उस खर्चा को पूरी करता है। साथ ही साथ इंग्लैंड को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नजराना भेजना ब्रिटिश व्यापार उद्योग के हितों की साधने में भी लगा देता है। यानी भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, वहां नजराना दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत का पैसा विदेश जा रहा है। इससे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी किसानों की अपेक्षा सौदागर और महाजन को फायदा पहुंचा। इन सब चीजों से जो है केवल बिचौलिए लोग हैं वो लाभ कमा रहे हैं, जबकि किसानों की स्थिति निरंतर डाउनफॉल हो रही है, दयनीय होते जा रही है। फिर वही पॉइंट को एनसीईआरटी ने, चूंकि एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट है तो इसको तो ध्यान देना पड़ेगा। हर एक पॉइंट में एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका मूल भाव देखने को मिल रहा है कि किसानों की स्थिति किस प्रकार से दयनीय होगी। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो एक सीधा सा पॉइंट बनाएंगे कि किस जो है ब्रिटिश भारत में जिस पीरियड है वो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत में जो है क्या हुआ, भारतीय किसानों पर उसका कैसे नकारात्मक असर पड़ा, इसको पॉइंट टू पॉइंट यहां से आप निकाल सकते हैं। तो भू राजस्व की रकम में नुकसानदेह परिणामों को उसके वसूल करने के कठोर तरीके ने और भी भयंकर बना दिया। चूंकि तरीका भी कैसा था, शोषणकारी था। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था, अगर नहीं करेंगे तो आपको पता ही है बेदखली का भी डर बना हुआ था। पैदावार सामान्य से कम रही हो या बिल्कुल भी नहीं हुए, खराब फसल वाले वर्षों में भी किसानों को भू राजस्व क्या करना पड़ता था कि अदायगी करना पड़ता था। भले ही अच्छी फसल के सालों से भू राजस्व आसानी से दे पाए हो, यानी वो अगर पूर्व में भी अच्छा से दिए होंगे। तो ये किसानों का एक स्थिति को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से जो है परेशान थे। चूंकि अगर पहले अच्छे भी अगर फसल और टैक्स अगर समय पर पे करता है और किसी वर्ष अगर वो फसल खराब हुए तो उसके लिए कोई मर्सी नहीं किया जाता था। जबकि किसान भू राजस्व अदा करने में असफल रहे तब सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए भी उसकी जमीन की नीलामी कर दिया, यानी उनके जमीन से उनको बेदखल कर दिया गया। अब आते हैं
कि इस स्थिति से किसानों ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भू राजस्व अदा भी किया। इससे क्या हो गया कि किसान अपनी जमीनों को बेचना भी शुरू कर दिया। उससे जमीन से उनको लगभग क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। उनकी स्थिति निरंतर आर्थिक तौर पर कमजोर होते चली गई। किसान को महाजन के ब्याज की ऊंची दरों में कर्ज चुकाने में उसके चंगुल में फंसना पड़ा, और इसीलिए यहां पर इंडिबिटनेस यानी कहने का मतलब है ऋणग्रस्तता की स्थिति का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि एक बार चंगुल में फंस गए तो निरंतर उसी चंगुल में फंसे रहे, उनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल था। तो जमीन से सदा के लिए उनका हाथ धोना पड़ा। यह पॉइंट सीधा किसान के संदर्भ में कहा जा रहा है। किसी महाजन या उन्हें पड़ोसी धनी किसान के पास गिरवी रखकर कर्ज लेना बेहतर समझते थे। इस तरह से किसानों की स्थिति निरंतर जो है खराब होते चली गई, यानी उनकी स्थिति निरंतर कमजोर होती चली गई। जबकि उनका खर्च उनकी आय से नहीं चल पाता था, उन्हें महाजन के पास जाना ही पड़ता था। महंगाई भी तो निरंतर बढ़ते जा रहा है। ब्रिटिश काल में जो है, जो आप गौर कीजिएगा, इन्फ्लेशन की दर भी काफी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, उनकी खर्चा ज्यादा है ब्रिटिश सरकार का, और सबकी उगाही कहां से कर रहा है, भारत से कर रहा है। तो ऐसे में किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है, और किसान अपने डेली रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उसे महाजन और साहूकार के चंगुल में फंसना पड़ रहा है। महाजन जो भी है ब्याज काफी लेते थे, गलत हिसाब किताब रखते थे, गली जाली दस्तखत करवा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे, और इस प्रकार से उनके साथ चीटिंग करते थे, धूर्ततापूर्वक कार्रवाई करते थे, जिससे बेचारे किसान, भोले भाले किसान, अपनी जमीनों से उनको बेदखल होना पड़ता था। और अगर देखा जाए, इस सब के बावजूद अगर वो जाता सरकारी अफसर के पास में, अगर वो कचहरी में जाता, वो जज के पास जाता, कोर्ट में जाता, मगर उसको वहां पर भी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर जो भी शोषणकारी जो चरित्र वाले लोग हैं, उन्हीं का वहां पर क्या होता था, संरक्षण होता था। तो इस प्रकार से वो सारी चीज बेईमानी है जो ब्रिटिश अफसर है या पॉलिसीज है, वो सब जो है किनके लिए है, बड़े लोगों के लिए, किसानों के हित के लिए कोई भी चीज नहीं थी। इसीलिए उनको जमीन से हाथ धोना पड़ता था, और स्वाभाविक सी नई कानून प्रणाली भी बहुत हद तक महाजनों के हितकर ही थी, इनके लिए नहीं थी। अब आते हैं कि ऐसा आचरण नहीं कर सकता था कि जैसे गांव के बाकी लोग भी बिल्कुल ही पसंद ना करें। उदाहरण के लिए बहुत अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था। तो स्वाभाविक है, वस्तुतः ब्याज की दर का निर्धारण चलन और जनमत द्वारा होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक ये कर्जदार की व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे गहना, खेत आदि या खड़ी फसलों को भी लेता था। ऐसा कोट किया गया कि ऐसा भी पॉसिबल था, मगर फिर भी यहां पर जो है जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने महाजन या धनी किसानों को जमीन हड़पने में क्या कर दिया, मददगार हुआ। क्योंकि पूर्व के काल में ऐसा होता था। पूर्व के काल में जो है कई अन्य मेथड्स था कि अगर किसान से लगान उगान वसूला जा रहा है तो उसके जगह पर कुछ अन्य चीजों को भी किया जा सकता था। पूर्व के काल कहने का मतलब है ब्रिटिश काल से पहले की नीति। अब यहां तक कि अंग्रेजों द्वारा अपनी कानून प्रणाली और पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे महाजन को मिले, जिसके हाथ में कानून ने अपार शक्ति दे दी थी, जैसा कि अभी हम लोग पूर्व में कहा है। अब आते हैं कि मुकदमे भी खर्चीला था, वहां पर भी जाके न्याय की गुहार करने से कोई फायदा नहीं होता था। इसके अलावा महाजन भी जो है काफी चालाक थे, जिसका वो लाभ उठाते थे। यानी किसानों को किसी प्रकार का कोई ना की सरकारी मदद और ना ही किसी प्रकार से कोई सहायता मिलती थी, बल्कि किसान निरंतर पिछड़ते चले गए और दरिद्र होते गए। और सबसे बड़ा रीजन है, किसान बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, अज्ञानता थी, निरक्षरता थी उनको, इसलिए कानून का इस्तेमाल करके उनको और डराया धमकाया जाता था। इसके अलावा रैयतवाड़ी महलवाड़ी क्षेत्रों में भी किसान कर्ज में डूबते चले गए निरंतर। उन क्षेत्रों में भी वहां जहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जहां महलवाड़ी था, और अधिकाधिक जमीन जो है महाजन, सौदागरों, धनी किसान और अन्य धनी वर्गों के हाथों में चली गई, जिसका परिणाम देखने को मिलता है। यही प्रक्रिया जमींदारी क्षेत्रों में भी हुई, जहां किसान अपने काश्तकारी अधिकार खो बैठे और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया, महाजन के बटाईदार बन गए। अब ऐसे में क्या हुआ, किसानों के हाथ से जमीन तो चली गई है, वहां पर अभाव है, अकाल के कालों में और तेज हो गई है ऐसी स्थिति, जिसके कारण भारतीय किसानों के पास काफी संकटमय स्थिति का सामना करना पड़ा और शायद ही कोई
इसमें बचत उनके पास होता था। इस कारण से जब फसल खराब हो जाता था उन्हें महाजन का आश्रय लेना ही पड़ता था। यानी उनको दोहरे प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता था, एक तो ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश अफसर, और दूसरा महाजन। उसे महाजन का आश्रय लेना जब पड़ता था तो स्वाभाविक है उनकी स्थिति काफी खराब हो गई। 19वीं सदी के अंत में महाजन ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अभिशाप और ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। यही कारण था कि इनमें जो है गरीबी निरंतर बढ़ते जाता। आते हैं 1911 की बात। कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब आंका गया, यानी गांव का जो ऋण है, लोन है, लगभग 3 अरब रुपए आंका गया। 37 तक तो लगभग 18 अरब रुपए पहुंच गया था। यह पूरी प्रक्रिया काफी दुष्चक्र वाली थी, यानी उससे छुटकारा मिलना मुश्किल था। कराधान और बढ़ती हुई गरीबी के बोझ ने किसानों को कर्ज में निरंतर फंसा दिया। कर्ज के परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी बढ़ते चली गई। किसान जो है लगभग इस बात को समझ नहीं पाया और उनकी स्थिति निरंतर खराब होते चलेगी। दरिद्रता स्पष्ट देखने को मिलता है, दरिद्रता का स्पष्ट कारण यहां पर देखने को मिलता है। यानी एनसीईआरटी के इस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल यह समझ में आ जाएगा कि किसान आखिर हमारे ब्रिटिश पीरियड में कैसे निरंतर दरिद्र होते गए। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जहां भी किसानों ने विद्रोह किया वहां उनके हमले का पहला निशाना था महाजन। क्लियर है? किसानों की यह कार्रवाइयां आम बात हो गई थी। रीजन यही था, किसान का जो है शोषण महाजन और साहूकार भी कर रहे थे। कृषि के बढ़ते वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद किया। चूंकि लाभकारी किन के लिए था? जो है महाजन और साहूकारों के लिए। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले वो अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, क्योंकि सरकार, जमींदार महाजन की मांगों को समय समय पर पूरा करना पड़ता था। ऐसी स्थिति और भी दयनीय होते चलेगी। इसी कारण अनाज के व्यापारी को की दया पर इनको निर्भर होना पड़ता था। व्यापारी अपनी शर्तों पर अनाज खरीदता था, व्यापारी बाजार कीमत से कम पर अनाज की खरीद लेता था, जिससे कि इनको उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता था। कृषि की पैदावार के बढ़ते व्यापार को अधिक लाभ व्यापारी को मिला, जबकि बहुधा गांव का महाजन भी होता था। यानी अगर किसी की कृषि की पैदावार बढ़ रही है तो उसका पूर्णतः लाभ जो है किनको मिल रहा है? तो वो महाजन को मिल रहा है, वो मिल रहा है व्यापारी को मिल रहा है। जमीन हाथ से निकलने और तथा औद्योगिकरण और आधुनिक उद्योग के अभाव के कारण जमीन पर जो है निरंतर बोझ बढ़ता चला गया, जिससे भूमिहीन किसानों, तबाह दस्तकार और हस्तशिल्प को काफी ऊंचे लगान पर महाजन और जमींदारों से रैयत कम से कम मजदूरी पर खेती करने के लिए भी मजबूर हो गए। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी विकट परिस्थिति में किसान बेकार होने से अच्छा, बेरोजगार होने से अच्छा है कहीं ना कहीं कम मूल्य पर भी कार्य करने के लिए। यानी अब किसान जो है क्या बन गया? तो एक तरह से मजदूर बन गया, खेतीहर मजदूर बन गया। इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार, भूस्वामी, महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया। तीनों द्वारा अपने हिस्से ले लेने के बाद इतना नहीं बचता था कि खेतीहर उसके परिवार का निर्वाह कर सके, और जब वो अपने परिवार का निर्वाह नहीं कर सकता है तो उसको कहां जाना पड़ता था? फिर कर्ज लेना होगा, महाजन और साहूकार। इसीलिए हमने पहले एक टर्म इस्तेमाल किया, वो था इंडेबिटनेस। यानी कहने का मतलब है एक तरह से कहा जा सकता है कि ऋणग्रस्तता की स्थिति के चंगुल में फंसता गया। एक हिसाब लगाया गया 1950-51 में कि भू लगान और महाजन का ब्याज 14 अरब रुपए था, यानी उस साल के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3 था। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी निरंतर बढ़ते गई। ये फाइनल एक आउटपुट रिजल्ट है। अकालों की बारंबारता भी बढ़ते गई और भयंकरता यानी उसका प्रभाव काफी भयंकर भी होने लगा, जिससे जब सूखे या बाढ़ के कारण फसल खराब हो गई तो अभाव की स्थिति आई और लाखों की संख्या में लोग जो हैं हताहत हो गए, जिससे भारत में गरीबी निरंतर बढ़ते चली गई। यानी एक तरफ से कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि भारत के जो किसान थे उस ब्रिटिश काल में निरंतर दरिद्र होते गए। कोई भी सपोर्टिव फैक्टर उनके लिए नहीं था। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स भी लाया गया, मगर उसका जो है फायदा, लाभ जो है किसानों को नहीं दिया गया। वो लाभ जो है ब्रिटिश अपने लिए रखे, और चूंकि बीच में महाजन और साहूकार थे तो महाजन और साहूकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भारतीय किसानों को गरीब में या गरीबी के काल में ढकेलने में। तो इस प्रकार से आज हम लोग चर्चा किया कि इस ब्रिटिश काल में भारत की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से जो है किसानों की स्थिति निरंतर बद से बदतर होते गई। धन्यवाद।
यहीं तक हमारा आज का लेक्चर रहा। अगले क्लास में हम लोग और ज्यादा उस समय की स्थिति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।